नमस्कार साथियों, मैं विजय शंकर गुप्ता MPDLFA की ओर से CAG गाइडलाइन के अनुसार फाइनेंशियल ऑडिट या लेखों के प्रमाणन के संबंध में प्रस्तुति करने जा रहा हूं। ऑडिट के मोटे तौर पर 3 प्रकार हम मान सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल ऑडिट या वित्तीय संपरीक्षा। इसमें हम लेखों को किसी पर्टिकुलरली एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या वित्तीय रिकॉर्ड को जो वह संधारित करने के लिए प्रतिबद्ध है या नियमों के अनुसार उसे संधारित किया जाना अनिवार्य है, वह संधारित किए गए हैं और उस समस्त प्रारूपों के रूप में रखे गए हैं और उन प्रारूपों में वह समस्त बातें लिखी हैं जो लिखी जानी चाहिए और उनके इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के परीक्षण के पश्चात ऑडिटर किसी महत्वपूर्ण और व्यापक त्रुटि को देखने पहचानने के दृष्टिकोण से इन अभिलेखों का परीक्षण करता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, जिसे हम फाइनेंशियल आउटकम या ऑडिट ओपिनियन बोलते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट का एकमात्र ऑब्जेक्टिव, यदि हम ऐसा समझना चाहें कि हमें ऑडिटर के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि यह लेखित त्रुटिपूर्ण है या नहीं है। त्रुटिपूर्ण है भी तो किस स्तर तक की त्रुटि है, क्या वह त्रुटि महत्वपूर्ण है या वह त्रुटि व्यापक है। मूलतः ऑडिट हमेशा वित्तीय अभिलेखों से संबंधित है, इसलिए वित्तीय लेखों के अभिलेखन में और उनके प्रेजेंटेशन में किस लेवल की त्रुटि और व्यापकता है, यही हम फाइनेंशियल ऑडिट से समझते हैं। दूसरा है ऑडिट का प्रकार CAG गाइडलाइन के अनुसार कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट का वह प्रकार है जिसमें ऑडिटर इस बात का परीक्षण करता है कि समस्त वित्तीय लेन देन में नियमों, कानूनों, भारतीय संविधान से लेकर उस संस्था पर लागू कोड ऑफ कंडक्ट तक सारे पालन किए गए हैं या नहीं, क्योंकि हमारे नियामक ढांचे में परिणाम के साथ साथ प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अनुपालन ऑडिट का तात्पर्य है कि जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से परिणाम प्राप्त किए गए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे गए, उन बनाए गए और गोल अचीव किए गए, उनमें नियमों का पालन किया गया है या नहीं। तीसरा है परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट को हम सरल शब्दों में हिंदी में निष्पादन संपरीक्षा भी कहते हैं। निष्पादन संपरीक्षा मूलतः 3 E's पर डिपेंड करती है। पहला है इकोनॉमी यानी मितव्ययता, दूसरा है एफिशिएंसी यानी कि दक्षता, तीसरा है इफेक्टिवनेस यानी प्रभावकारिता। हम ऑडिट में निष्पादन संपरीक्षा में यह देखते हैं कि सरकारें जो कार्य कर रही हैं, योजनाएं जो अमल में लाई जा रही हैं, वह आर्थिक रूप से, समय की दृष्टिकोण से और संसाधनों के उपयोग की दृष्टिकोण से कितने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे मितव्ययता, जिसमें मितव्ययता का ध्यान रखा गया है, कहीं एक्स्ट्रा वेजेस तो नहीं दिए गए हैं, कहीं उसको लक्ष्य प्राप्त करने में धन का अपव्यय तो नहीं हुआ है। तो निष्पादन संपरीक्षा के प्रथम ई हमें बताता है इकोनॉमी के संबंध में कि इन योजनाओं के लागू करने में या सरकार के संचालन में कितनी मितव्ययता बरती गई है। दूसरा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी यह कार्य कितनी दक्षतापूर्ण तरीके से किया गया है, किसी योजना के संचालन में प्रभावकारी तरीके से निर्णय लिए गए हैं, उनको समय और स्थान के सापेक्षिक वैल्यू को समझते हुए वह इफेक्टिव रूप से कार्य कर रही हैं और वह परिणामोन्मुख हैं भी या नहीं। और तीसरा बिंदु है इफेक्टिवनेस। हमारी सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है जन आकांक्षाएं। समस्त योजनाओं का उद्देश्य है लोक कल्याण। तो यदि जिन समूह वर्गों के लोक कल्याण के लिए हमने यह प्रक्रियाएं अपनाई, यह समस्त सरकारी तंत्र ने कार्य किया, वह वहां तक उसकी पहुंच सुनिश्चित है भी या नहीं, इस इफेक्टिवनेस के परीक्षण के लिए हम निष्पादन ऑडिट करते हैं। तो मूलतः आपने समझा कि ऑडिट CAG गाइडलाइन के अनुसार ऑडिट के 3 प्रकार हैं। पहला है फाइनेंशियल ऑडिट, दूसरा है कंप्लायंस ऑडिट जिसे अनुपालन ऑडिट भी कहते हैं, तीसरा है परफॉर्मेंस ऑडिट जिसे निष्पादन ऑडिट भी कहते हैं। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि ऑडिट 3 प्रकार के होते हैं:
फाइनेंशियल, कंप्लायंस और परफॉर्मेंस। प्रत्येक का कार्य क्षेत्र और उद्देश्य भिन्न होता है, पर पारदर्शिता सभी में प्राथमिकता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट में हम बहुत साधारण तरीके से जो गाइडलाइन है उसके अनुसार इसको हम सर्टिफिकेशन ऑडिट भी कहते हैं। सर्टिफिकेशन ऑडिट मतलब ऑडिट का आउटकम यह है कि हमें इस आश्वासन या उस प्रमाण या उस विश्वास तक पहुंचना है कि ये अभिलेख, ये लेखे जो रखे गए हैं, जो ऑडिटर के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, वह कितने सही हैं और त्रुटियों से कितने रहित हैं। इसमें हमेशा उद्देश्य होगा ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट तक पहुंचना। सर्टिफिकेशन ऑडिट को इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है, जो ऑडिटी के अकाउंट्स रिकॉर्ड को देखता है और अपना मत व्यक्त करता है, जो इस बात के लिए सर्टिफाई करता है कि ऑडिटी के जो लेखे प्रेजेंट किए जाने थे वह सारे प्रेजेंट किए गए, जो रखे जाने थे वह सारे रखे गए और ऑडिटर ने उनको देखा और त्रुटि रहित पाया। अब हम समझेंगे सर्टिफिकेशन ऑडिट या फाइनेंशियल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव के बारे में। फाइनेंशियल ऑडिट कराए जाने का उद्देश्य है कि ऑडिटर के माध्यम से विधायिका या इंटेंडेड यूजर, जो कि लोकतंत्र में हमेशा जनता होती है, ऑडिटर के उन लेखों के संबंध में अभिमत को जान सके कि यह लेखे ऑडिटर के मत से परीक्षण किए जाने के पश्चात किस दर्जे के हैं, यानी इनमें त्रुटियां किस दर्जे की हैं, और ऑडिटी ने जो अभिलेख ऑडिटर को प्रस्तुत किए जाने थे वह सारे अभिलेख प्रस्तुत किए भी हैं या नहीं, जो किए हैं वह त्रुटियों से कितने दूर हैं, और साथ में उनसे किसी निष्कर्ष पर ऑडिटर पहुंच पा रहा है या नहीं। इसलिए ऑडिटर इसमें अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करता है। इनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाते हुए वह एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया के तहत निष्कर्षों पर पहुंचता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि सर्टिफिकेशन ऑडिट खातों की वैधता की पुष्टि करता है और संस्थागत जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। यह बाहरी स्वतंत्र राय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। सर्टिफिकेशन ऑडिट के तहत ऑडिटर एक सर्टिफिकेट जारी करता है। सर्टिफिकेशन ऑडिट में 4 प्रकार के होते हैं। अनक्वालिफाइड सर्टिफिकेट या अनक्वालिफाइड ओपिनियन, सेकंड है क्वालिफाइड सर्टिफिकेट या क्वालिफाइड ओपिनियन, थर्ड है एडवर्स सर्टिफिकेट या एडवर्स ओपिनियन, और चौथा है डिस्क्लेमर सर्टिफिकेट या डिस्क्लेमर ओपिनियन। इस ऑडिट आउटकम तक पहुंचने के लिए ऑडिट के बेसिक प्रक्रियाओं के तहत ऑडिटर को कार्य करना होता है, जिसमें वार्षिक लेखों के परीक्षण में समस्त लेन देन, आय एवं व्यय का परीक्षण ऑडिटर करता है। आय पक्ष के परीक्षण में ऑडिटर को यह आवश्यक है कि वह इस बात की जांच करे कि सभी प्रकार के कर, ड्यूटीज, फीस आदि जो निकाय द्वारा लगाए जाने थे विधि अनुसार वह सारे लगाए गए हैं और उनको भली भांति लेखों में रखा गया है। जो इन करों के लगाए जाने से जो भी मौद्रिक प्राप्ति होती है, जो कर वसूली से प्राप्त होती है, वह सारे के सारे अकाउंट्स में लाए गए हैं और अकाउंट्स में लाए जाने के पश्चात उनको सभी वर्गीकरणों में रखा गया है। जिन जिन वर्गीकरणों में रखा जाना उनके लेखा नियमों के अनुसार अनिवार्य है। ऑडिटर आय के साथ साथ व्यय के लेखों का भी परीक्षण करता है। आय और व्यय के लेखों में मूलतः 5 सिद्धांतों से ऑडिटर परीक्षण करता है। सबसे पहला सिद्धांत है कंप्लीटनेस यानी संपूर्णता। संपूर्णता का तात्पर्य है कि जिस वर्ष के लिए सारे रिकॉर्ड रखे जाने थे उस वर्ष के समस्त रिकॉर्ड उसमें दर्ज किए गए हैं अभिलेखों में या नहीं।
किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से लेके अंत तक जो भी ट्रांजैक्शन आय और व्यय में हुए वह यदि सारे दर्ज हैं तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, इस आश्वासन पर पहुंचता है कि रिकॉर्ड कंप्लीट है और समस्त प्रकार के रिकॉर्ड बनाए गए हैं। दूसरा है घटना, ऑकरेंस, कि यह घटना जो वित्तीय अभिलेखों में दर्ज की गई है वह वास्तव में उसी वित्त वर्ष में भी ही घटित हुई है। ऐसा नहीं है कि वह उस वित्त वर्ष के पहले और उस वित्त वर्ष के बाद की कोई घटना उसमें दर्ज है। यह दूसरा आश्वासन मिलता है कि वास्तव में घटना घटित हुई ही है समस्त आय और व्यय के अभिलेखों में। तीसरा है मापन। जो रिकॉर्डेड लेखों में जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वह सही तरीके से एलोकेटेड था और उस समय के लिए ही एलोकेटेड था जब उसका मापन किया गया है, ठीक। और उन अकाउंटिंग पॉलिसी के द्वारा वह एक्सेप्टेड है जिनके द्वारा वह व्यक्त किया जाना चाहिए था। चौथा है रेगुलरिटी यानी नियामकता। इसका तात्पर्य है कि ऑडिटर इस बात के लिए आश्वासन प्राप्त करता है कि वास्तव में नियमबद्ध तरीके से ही सभी प्रकार के आय और व्यय किए गए हैं और उनको लेखों में लाया गया है। पांचवा है डिस्क्लोजर। इसका तात्पर्य है कि सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से डिस्क्लोज की गई हैं, किसी घटना को छुपाया तो नहीं गया है। जिन क्लासिफाइड स्थानों पर आपको अभिलेखों को तैयार करना था, रखना था, उन सभी स्थानों पर आपने उन अभिलेखों को रखा है, क्लासिफाइड किया है, उन हेड सब हेड में उनकी जानकारी रखी है जहां एक ऑडिटी को समस्त प्रकार के अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड रखने थे। इन 5 सिद्धांतों के तहत ऑडिटर फाइनेंशियल ऑडिट में या अटेस्टेशन ऑडिट में एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि प्रमाणीकरण के लिए असर्शंस तैयार किए जाते हैं जो खातों की सच्चाई और पूर्णता की पुष्टि करते हैं। रिसीप्ट्स और पेमेंट्स की जांच इस प्रक्रिया का मुख्य आधार होती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। जब ऑडिटर इन 5 सिद्धांतों के आधार पर सैद्धांतिक रूप से सभी अभिलेखों का परीक्षण करता है, वह पाता है कि सभी रिकॉर्ड दर्ज हैं, नियम अनुसार हैं, पूर्ण हैं, समय सापेक्षिक हैं और नियमहीनता देखता है, तब वह किसी सर्टिफिकेट, किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। और यह निष्कर्ष तक पहुंचने के पश्चात ऑडिटर एक सर्टिफिकेट जारी करता है जिसे हम ऑडिट आउटकम कहेंगे। ऑडिट आउटकम या ऑडिट का सर्टिफिकेट बेसिकली 2 भागों में बना होता है। पहला है स्कोप और दूसरा है ओपिनियन। स्कोप के पार्ट में ऑडिटर यह मत व्यक्त करता है या अपने कार्य के दायरे को बताता है कि मैंने किन अधिनियमों, किन विनियमों और किस प्रक्रिया के तहत इन अभिलेखों का परीक्षण किया है और इन अभिलेखों की किस मात्रा का परीक्षण किया है। यह स्कोप ऑडिटर को एक बंधन में रखता है कि किस नियमों के तहत उन्होंने निकायों पर लागू जो भी नियम विनियम है उनके तहत इनका परीक्षण किया है या नहीं। दूसरा पार्ट आता है सर्टिफिकेट का ओपिनियन यानी विचार या अभिमत। यह ही ऑडिटर का मुख्य अभिमत होता है जो बताता है कि मेरे द्वारा अप्लाई किए गए सारे नियम कानूनों के परीक्षण के पश्चात मैं वास्तव में किस अभिमत पर पहुंचा हूं। और इस ओपिनियन पार्ट को सीएजी गाइडलाइन के अनुसार 4 पार्ट में बांटा गया है। गाइडलाइन के अनुसार ऑडिटर के अभिमत या ओपिनियन 4 प्रकार के हो सकते हैं या सर्टिफिकेट 4 प्रकार के ऑडिटर जारी कर सकता है। पहला है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। इसको हिंदी में बिना शर्त अभिमत कह सकते हैं। बिना शर्त अभिमत का तात्पर्य बहुत सरल शब्दों में ऑडिटर ने सभी लेखाओं का परीक्षण किया है, उनको
घटना से लेकर नियमितता तक के समस्त असर्शन के पैमाने में नापा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इसमें त्रुटियां किसी भी प्रकार से उसे न तो व्यापक रूप से न महत्वपूर्ण रूप से दिखी, इसलिए वह बिना शर्त कोई कंडीशन न रखते हुए उसे ओपिनियन देता है कि इसके लेखे त्रुटि रहित हैं। यह प्रथम प्रकार का प्रमाण पत्र है जो ऑडिटर किसी लेखों के परीक्षण के पश्चात इस बात का एश्योरेंस जारी कर सकता है। गाइडलाइन के अनुसार दूसरा ओपिनियन या दूसरा अभिमत या दूसरा सर्टिफिकेट होगा क्वालिफाइड अभिमत, जहां पर ऑडिटर ने सभी प्रकार के असर्शन के पश्चात आश्वासन, इस बात का आश्वासन प्राप्त करता है कि अभिलेखों में महत्वपूर्ण त्रुटियां तो हैं या कुछ अभिलेखों तक उसकी प्राप्ति बाधित रही है, लेकिन वह इतनी व्यापक नहीं है कि वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता, इसलिए वह सीमित अभिमत देता है, या इसको कह सकते हैं शर्त के साथ अभिमत देता है कि वास्तव में इनके अभिलेख या इनके लेखे जो मेरे सामने प्रस्तुत किए गए, जो मेरे सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे, कुछ शर्तों के तहत ये त्रुटि रहित हैं या विश्वसनीय है। तीसरा अभिमत आता है एडवर्स ओपिनियन या विपरीत अभिमत। एडवर्स ओपिनियन या विपरीत अभिमत स्वयं में अपने आप को एक्सप्रेस करता है कि ऑडिटर ने समस्त प्रकार के असर्शन के पश्चात सभी प्रकार के अपने मापन के पैमाने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये अभिलेख किसी भी निष्कर्ष तक या सही निष्कर्ष तक उसे नहीं ले जा रहे हैं, इनमें त्रुटियां इतनी व्यापक हैं और इतनी महत्वपूर्ण हैं। व्यापकता का अर्थ है कि वास्तव में अभिलेख शुरुआत से लेकर अंत तक या बहुत बड़े स्तर तक त्रुटिपूर्ण है। महत्व का मतलब है कि वहां पर बहुत इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं जो बहुत बड़े फ्रॉड, धोखाधड़ी की ओर ले जा सकते हैं, तो वहां पर आप एडवर्स ओपिनियन या विपरीत अभिमत ऑडिटर व्यक्त करता है। एक चौथा प्रकार है डिस्क्लेमर ओपिनियन। डिस्क्लेमर ओपिनियन का तात्पर्य है कि ऑडिटर की पहुंच इस सीमा तक सीमित है कि वह किसी भी अभिमत तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसके पास वह रिकॉर्ड की पहुंच इतनी सीमित है कि वह उनके आधार पर ना तो शर्त सहित, ना बिना शर्त के, ना विपरीत अभिमत दे सकता है। उस कंडीशन में ऑडिटर डिस्क्लेमर सर्टिफिकेट जारी करता है कि अकाउंट्स रखे जाने के प्रक्रम में उसके पास अकाउंट्स की पहुंच सीमित रही। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि ऑडिट रिपोर्ट में स्कोप और ओपिनियन दोनों दर्ज होते हैं। अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर राय के 4 रूप होते हैं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं।